अरे माँ जी, आपको पता है अनुज शादी के पहले तो कहते थे तुम चिंता मत करो, हम हर महीने यहाँ घूमने जाएंगे वहां घूमने जाएंगे, तो मैं तुम्हें पूरा देश घुमाऊंगा। हमें क्या पता था रसोई से कमरे तक ही पूरा देश सीमित हो जाएगा। अरे ऐसा ही होता है शादी के बाद काजल। हम भी ना जब शादी करके यहाँ आए थे तब आकाश कहते थे बस थोड़ा समय रुक जाओ, एक बार हमारी अच्छी सी नौकरी लग जाए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद कहते हैं थोड़े पैसे जमा कर ले। हमने कहा चलो ठीक है ये भी। उसके बाद कहते थे एक बार बच्चा कर ले। हमने कहा चलो ये बात भी सही है। फिर कहे अब बच्चा बड़ा हो जाए। उसके बाद आज ना गुरु 7 साल का है, हम मायके के अलावा कहीं नहीं जाते। बोलो। अरे तुम लोगों को तो फिर भी तुम्हारे पति पानी पूरी खिलाने तो ले जाते हैं। हमारी सास जब तक थी तब तक तो हमें हमारे पति को ठीक से देखने भी नहीं देते थी, और जब तक वो भगवान के पास गई हमारी उम्र निकल गई उनके साथ पानी पूरी खाने की। फिर तो बहुएं और पोते में ही जिंदगी उलझ कर रह गई। पता नहीं कब हमारे सपने पूरे होंगे। चाची हमारा भी एक सपना है। हाँ तुम भी कहो, क्या सपना है तुम्हारा? यही कि हम भी घूमते रहे, हमें भी स्कूल ना जाना पड़े। बेटा ये तो हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन सपने पूरे होते तो हम तुम्हारी मम्मी नहीं होते। हाँ बात तो आपकी भी सही है मम्मी। तो चलो हाथ मुंह धोकर लग जाओ पढ़ाई पर। हाँ और हम भी लग जाते हैं फिर से रसोई के काम में। और क्या, वही रसोई वही खाना वही घर का काम। न जाने कब इस सब से मुक्ति मिलेगी। अग्रवाल परिवार की औरतों की कहानी हर औरत की तरह ही थी, जो आसमान में उड़ना तो चाहती थी लेकिन 4 परांठे बनाने के बाद। खैर अग्रवाल परिवार के मर्दों का भी इसमें कोई कसूर नहीं था। उनकी किस्मत ने अचानक से उनसे मुंह जो मोड़ लिया था। अरे आकाश, आज दुकान में तो बड़ा नुकसान हुआ है। अरे क्या बताया अब पापा आपको, दूध से पकवान बनाए थे ऑर्डर के लिए, लास्ट टाइम पे ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब इतनी सारी दूध की मिठाई कल तक तो चलेगी भी नहीं, इसीलिए तो आधे दाम पर बेचनी पड़ी और आधी अब गरीबों में बांट रहा है। पिछले महीने में भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा ही चलता रहा तो ये दुकान टिक नहीं पाएगी बेटा। हम देखते हैं पापा क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया है दुकान की कमाई को। इस साल में इतना नुकसान हुआ कि घर के खर्चे भी अब तो भारी पड़ रहे। हाँ पापा, ये तो अनुज की नौकरी से घर चल जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ तो आज अनुज को भी रात को यहीं दुकान में बुला लो, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं पापा, हम खुद ही आपके पास आ रहे थे। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। ये देखो दुकान का बही खाता, इस साल जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से तो हम ये दुकान को आगे नहीं चला सकते, हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पापा आपको तो पता है मेरी अभी अभी जॉब लगी है, उसमें से घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जिससे ये दुकान को फिर से खड़ा कर सके। बात तो तुम पते की कर रहे हो, लेकिन अब करे तो क्या करे। हम ये सोच रहे थे पापा कि आप कह रहे थे ना कि दादाजी ने हमारे नाम पर कुछ छोड़ रखा है गांव में, आपको पता है क्या है? नहीं, हमारे पिताजी के पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं, इसलिए हमें लगा कि क्या ही छोड़ेंगे हमारे लिए। हमारा गांव का मकान तो कच्ची मिट्टी का था जो हमारे काका ने ले लिया क्योंकि उनके पास छत नहीं थी। क्या पता पापा कि दादाजी ने हमारे लिए कुछ कीमती छोड़ा हो। हाँ पापा भैया ठीक कह रहे हैं, हम एक बार गांव चलकर देख आते हैं कि आखिर हमारे लिए वहाँ क्या है। अगर कोई ज़मीन होगी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं, चलते हैं गांव, देखते हैं पिताजी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। हमें लगता है शायद खेती की ज़मीन ही होगी जिसे बेचकर हम अपना दुकान फिर से शुरू कर सकते हैं। और जो पैसे बचेंगे उसे गोलू की पढ़ाई के लिए रख देंगे। हाँ अच्छा हुआ दादाजी हमारे लिए कुछ तो छोड़कर गया है जो आज हमारे काम आएगा। एक काम करते हैं, कल सबकी छुट्टी भी है तो सबको गांव में ले चलते हैं। हाँ ये सही रहेगा, वहाँ गांव में घूम भी लेंगे और अपना कीमती ज़मीन का सौदा भी कर लेंगे। ठीक है तो आज रात ही सबसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बताना भी ज़रूरी है कि हमारी फ़िलहाल हालत क्या है। अब दादाजी की छोड़ी हुई कीमती चीज़ ही अग्रवाल परिवार की आखिरी उम्मीद थी। रात खाने के वक्त आकाश सबको बताता है, चलो ये भी अच्छा है, इस मुश्किल वक्त में पिताजी ने कुछ तो छोड़ा है हमारे लिए। हाँ गांव जाकर जो बेचकर हमारा काम हो जाए बस।
हमें भी यही उम्मीद है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप विश्वास रखिए भैया, हमारा काम कल हो ही जाएगा, देखना। मेरे पिताजी ऐसे ही कुछ थोड़ी ना छोड़ेंगे हमारे लिए। उन्होंने सोच समझकर कोई कीमती चीज़ ही छोड़ी होगी। हाँ, अब हम गांव चलने की तैयारी करते हैं। कल निकलना है ना? हाँ, रास्ते के लिए नाश्ता और खाना दोनों बना देना बहू, और सूखा नाश्ता भी ले लेना साथ में, गांव में इतना सब नहीं मिलता। जी माँ जी, हम सब तैयारी कर लेते हैं। घर की औरतों ने गांव जाने की तैयारी कर ली। साथ में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और सूखे नाश्ते के साथ निकल पड़ा अग्रवाल परिवार अपने दादाजी की उस कीमती चीज की तलाश में। लो, पहुंच गए गांव में। कितनी शांति है ना यहाँ। हाँ, हरे हरे खेत है दूर दूर तक। पापा, हरी काका आ गए? उनको ही पता है ना कि दादाजी ने हमारे नाम क्या किया है। हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले उनको फ़ोन तो कर दिया था, आते ही होंगे बस। पापा, वो रहे हरी काका, सामने से आ रहे हैं। अरे आ गए। अरे कैसे हैं हरी काका आप? बस भगवान की कृपा है बेटा, कितने सालों के बाद आए तुम यहाँ। जी काका, मैंने सोचा कि इस बार पिताजी की आखिरी निशानी जो उन्होंने हमारे नाम की थी वो देख लो। वो क्या है ना, आप तो जानते हैं, बड़ा परिवार है, शहर के खर्चे भी कितने हैं, आखिरकार बड़ों का आशीर्वाद ही तो काम आता है। सही कहा बेटा, इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने सोच समझ कर तुम्हारे लिए वो चीज पसंद की थी। अच्छा काका, वो चीज़ है कहाँ? अरे यहाँ नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज है कि हाथ में नहीं ले सकते। मैंने कहा था ना, जमीन ही होगी। हाँ, बड़ा सा संदूक भी तो हो सकता है जिसमें सोना भरा हो। पुराने हीरे जेवरात होंगे शायद, या पुराने सोने के बर्तन। अरे बड़ा सा घर भी तो हो सकता है ना। वो चीज़ है कहाँ हरी काका? आओ दिखाता हूँ तुम्हें, इतने सालों से मैंने उसे ढक कर संभाल के रखा है, चलो दिखाता हूँ। अग्रवाल की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। हरि काका उन्हें एक खाली जमीन के पास ले आए और एक बड़ी सी चीज से पर्दा हटाया और कहा, ये रही वो चीज। क्या? ये बड़ी सी बस? बस क्या पापा, इसके अंदर तो सीट्स है ही नहीं, खाली बस है ये। हम इतनी दूर इस खाली बस के टुकड़े को देखने आए थे। हरी काका, आपको यकीन है कि यही चीज पिताजी ने हमारे लिए छोड़ी है? हाँ बेटा, यही चीज है जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम की है। ये देखो, बस के बाहर लिखा भी है, अग्रवाल श्याम का खजाना। खजाना? ये भंगार है काका, खजाना नहीं है। अरे इतने बड़ी बस है बेटा, देखो तो जरा, इसमें तुम सब आराम से आ सकते हो, गद्दे बिछा कर सो जाओ। अरे काका, गद्दे बिछाकर क्या करेंगे हम? छोड़िए पापा, हरी काका क्या करेंगे इसमें? अब दादाजी ने नहीं सोचा कि ये चीज हमारे छोड़ने से पहले, तो हरी काका क्या करेंगे? अरे इससे तो मैंने संभाल के रख लिया, नहीं तो कुछ लोगों ने तो इस बस में घर बना लिया था और चला कर ले जा रहे थे। मैंने जबरदस्ती चाबी ले ली उनसे। ये लो, अब संभालो तुम्हारा खजाना, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। ठीक है हरी काका, आपका धन्यवाद। चलता हूँ, तुम लोग आ रहे हो ना घर पे खाना खाने? नहीं हरि काका, हम खाना लाए हैं साथ में। ठीक है, चलता हूँ, तुम लोग भी थोड़ी देर में घर आ जाना। जी काका। मम्मी कितनी बड़ी बस है, चलो ना इसके अंदर चलते हैं। अरे गोलू रुको तो। जाने दे बहू, अब जो है सो है, कम से कम इसे तो मजा आएगा इसके अंदर जाने से। जा जा गोलू। ये दादाजी ने क्या सोचकर ये बड़ी सी बस खरीदी होगी? इससे अच्छा वो खेती कर लेते, उन पैसों से कम हम उनके फल तो खा पाते। पापा अब क्या करेंगे? हम कैसे दुकान चालू करेंगे? इस बस को बेच के तो कुछ खास नहीं मिलने वाला। मम्मी मुझे खाना दो, मैं यहीं बैठ कर खाऊंगा। चलिए हम सभी पहले खाना खा लेते हैं,
फिर सोचते हैं क्या करना है। हाँ चलो, इस बस के अंदर ही खाना खा लेते हैं। अग्रवाल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब सारा परिवार यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। पहले सबने बस के अंदर बैठकर खाना खाया और साथ में बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या करना है इस बस का। अरे कहाँ बेच रहे हो? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे आप लोग यहाँ मठरी बेच रहे हो का? नहीं नहीं, मठरी नहीं बेच रहे, लेकिन मठरी हम घर से बनाकर लाए हैं। एक काम करो काजल, थोड़ी सी मठरी दे दो इस लड़की को भी। जी माँ जी। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। मुझे लगा इसे बड़ी सी चलने वाली दुकान में ना आप कुछ बेच रहा है, इसीलिए हम आ गए। अगर आपके पास ये मठरी ज्यादा होती ना तो सारे गांव वाले खरीद लेते। इमली की बातों से काजल को एक जबरदस्त आइडिया आता है। पापा जी, दादाजी ने हमारी मदद कर दी। क्या? कैसे? अरे ये तो हमारा ससुराल बन सकता है पापा, हमारा चलता फिरता ससुराल, जिसमें आपकी दुकान की चीजें भी बेच सकते हैं। इसमें ना दुकान की भी जरूरत नहीं है और हर दिन अलग अलग जगह पर जाकर बेच सकते हैं हम। और बनाएंगे कहाँ? अरे माँ जी, आजकल फूड ट्रक चलते हैं, वो नहीं सुना आपने? ये बस तो उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। यहाँ खाना भी बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। रोज रोज कोई नई जगह जाना फिर घर पे आना। नहीं नहीं, हमारा घर भी यही होगा। हाँ, हमारा चलता फिरता ससुराल। जरा सोचो, हम इसमें ही खाना बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, रहेंगे भी इसमें, सोएंगे भी इसमें। इस तरह रोज नई जगह घूम सकते हैं। हाँ अनुज, हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। कुछ भी बोल रही है दोनों। नहीं पापा, कुछ भी नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। पापा, इनकी बात में दम तो है। इससे हम दुकान का खाना और मिठाई बेच भी पाएंगे और दुकान का खर्चा भी नहीं होगा हमारा। हाँ पापा, हर रोज हम नई जगह पर जाएंगे और नए शहर में जाएंगे बेचने के लिए, जिससे हम रोज खाना बनाएंगे और रोज बेचेंगे। इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये सब। हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है? वैसे भी हमारा घर भी गिरवी पड़ा है, दुकान का किराया भरने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं है। अगर इसमें रहेंगे तो घर का खर्चा और दुकान का खर्चा भी बच जाएगा। और अगर ये नहीं चला तो? अगर ये नहीं भी चला तो ये चलता हुआ ससुराल तो फिर भी हमारे साथ ही रहेगा। खोने को तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो फिर यही करके देखते हैं। अग्रवाल परिवार ने शहर पहुंचते ही उस बस को अच्छे से पेंट करवा दिया और अंदर बिजली से चलने वाले चूल्हे भी लगवा दिए। आज उनका चलता फिरता ससुराल शहर के सबसे खूबसूरत मंदिर के पास जाकर खड़ा हुआ था। जहां लोगों ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था तो सबकी नजर इस पर ही थी, इसलिए हर कोई बस के पास कुछ न कुछ लेने के बहाने आता और कुछ न कुछ खरीद कर ही जाता। अरे अब तो समोसे भी खत्म हो गए। मैंने तो घर के लिए राजमा चावल बनाए थे, वो भी लोग खरीद कर ले गए। आज तो बढ़िया कमाई हुई है सच में। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लोग हमारे घर का खाना भी खरीद कर ले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हम रोज वही खाना बनाते हैं जो हम रोज घर में बनाते हैं। इससे लोगों को घर का खाना भी मिल जाएगा और हमारा भी फायदा हो जाएगा। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अब क्या करें? पापा, अभी खाना तो खत्म हो चुका है, अब हम वही करेंगे जो हमारा सपना है, घूमेंगे। चलिए ना, बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में घूम रहे हैं और कमा भी रहे हैं। सारे सपने पूरे हो गए। अरे ये हमारे ससुर जी को धन्यवाद करो, जिन्होंने सच में खजाना ही छोड़ा है हमारे लिए। ये तो है, शायद हमारे पिताजी को भी घूमने का बड़ा ही शौक रहा होगा, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बस खरीदी जिसमें रह भी सकते हैं। आज दादाजी के खजाने की वजह से हम यहाँ हैं। अग्रवाल परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये छोटा सा आइडिया इतना काम आ जाएगा। उन्होंने अपने शहर में ही नहीं लेकिन अब अलग अलग शहर में जाना शुरू कर दिया था। उनके खाने की तारीफ तो होती ही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका चलता फिरता ससुराल ज्यादा मशहूर हो चुका था। अब तो रिपोर्टर्स भी इस चलते फिरते ससुराल का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते थे। तो आज हमारे साथ है अग्रवाल परिवार, जिन्हें आप चलते फिरते ससुराल के खाने के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है काजल और दिव्या जी, आपसे पूरे देश की बहुएं कितनी जलन महसूस करती है।
हम बिल्कुल समझ सकते हैं। हमारी जिंदगी भी उन सारी औरतों की तरह ही थी जो बस रसोई से कमरे के बीच ही उलझ कर रह जाती हैं। लेकिन जब से हमारा ये चलने वाला ससुराल का आइडिया हमें मिला है ना, तब से हम बहुत ही खुश हैं। अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। हमारा बेटा है ये गोलू, ये तो ऑनलाइन पढ़ाई भी करता है और अलग अलग शहर के बारे में जानकारी भी हासिल कर लेता है। ये आगरा, पटना, दिल्ली, कोलकाता सब घूम चुका है। ये सब हमारे ससुर जी का आशीर्वाद है, बस उनका ही खजाना है ये। और अब हम लोगों की डिमांड पर दूसरा चलने वाला ससुराल भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम, हमारे पति और गोलू खाना बेचेंगे। इसका मतलब है आप सब अलग होने वाले हैं? अरे अलग नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और वो भी साथ में। लखनऊ में कृष्णकांत शर्मा अपनी वाइफ सुधा और बेटे शुभम के साथ रहते थे। अब शुभम की शादी की उम्र हो गई थी, तो कृष्णकांत जी और सुधा जी को बस इसी बात की चिंता लगी रहती। उन्होंने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से कह रखा था कि शुभम के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखे, लेकिन दिक्कत ये थी कि शुभम को शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन कृष्णकांत जी बाहर से बड़े खुश होकर आए और कहा, अरे सुधा, सुनती हो? अपने शुभम के लिए रिश्ता आया है। भगवान ने चाहा तो इस बार बात पक्की हो ही जाएगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लड़की कैसी है, कहाँ की है, कुछ तो बताइए। अरे ये रिश्ता बताया आखिर किसने है? मेरा दोस्त है ना देवदत्त, उसी के साले की बेटी है। लड़की का नाम रिया है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, अच्छा खानदान है। वे लोग पुणे में रहते हैं, लड़की जॉब करती है। तब तो वे लोग बहुत दूर रहते हैं। अगर हमें रिश्ता जमता है तो भी उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा। अरे नहीं नहीं सुधा, वो लोग अभी देवदत्त के यहां आए हुए हैं। भाई मुझे तो लड़की बड़ी अच्छी लगी। तभी वहां शुभम आ जाता है। क्या पापा मम्मी, आप लोग फिर से शुरू हो गए? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहने का इरादा है? शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। मम्मी प्लीज, मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। क्यों, कोई टेंशन है क्या? शादी मतलब झंझट, प्रॉब्लम, कॉम्प्रोमाइज, और कौन जाने मेरी बीवी मेरी टाइप की होगी भी या नहीं। सुबह उठते ही चाय लेकर रात के खाने तक बहस, रूठना मनाना, नो थैंक यू। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इस रविवार हम देवदत्त भाई साहब के घर चलेंगे, वहां बैठकर सारी बातें होंगी। लड़की से एक बार मिल लो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मम्मी यार, दिस इज टू मच। देवदत्त अंकल के घर ही जाना है ना, ठीक है चलूंगा, पर शादी करना नहीं करना मेरा डिसीजन होगा। शुभम उठकर अपने कमरे में चला गया। इधर रिया के घर पर भी कुछ कम हलचल नहीं मची थी। देवदत्त जी ने घर जाकर शुभम की बात सबको बताई। अरे विनोद, तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरे दोस्त का बेटा ही है, नाम है शुभम, गवर्नमेंट जॉब में है, दिखने में भी अच्छा है, और घराना तो तुम बस पूछो ही मत। मेरा तो रोज का मिलना जुलना आना जाना है। मैं कहता हूं ऐसा लड़का तुम्हें खोजने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा जीजा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जान पहचान का रिश्ता है तो किसी झूठ सच का डर भी नहीं है, वरना आजकल शादी विवाह के मामले में कितने फ्रॉड हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जीजा जी, उन्हें रविवार को हमारे यहाँ बुला ही लीजिए, आपस में मिलजुल लेंगे, लड़का लड़की भी आपस में एक दूसरे को देख लेंगे। सब सही रहा तो चट मंगनी और पट ब्याह। क्या मम्मी, आप तो हाथ धोकर मेरी शादी के बस पीछे ही पड़ गई हो। अरे नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, और फिर इस झमेले में उलझे रहो। ऊपर से लड़का मेरे टाइप का ना हुआ तो और एक मुसीबत, उसे भी पूरी जिंदगी झेलो। बेटा, शादी की उम्र हो गई है और सही समय पर शादी कर लेनी चाहिए। ये जो आपके नखरे हैं ना, इसे जरा कम करो। अच्छा खासा लड़का है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। रिया बेटा, एक बार मिल लो, मैंने तो उन्हें रविवार को बुला लिया है। आपस में बात कर लो, हम भी आपस में बैठकर बात कर लेंगे। क्या मुसीबत है, कह दिया एक बार शादी नहीं करनी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो सब। ठीक है, बुला लीजिए।
रविवार को उन लोगों से मिल लूंगी, पर कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए, मैं पहले ही कह देती हूँ। न रिया शादी करने को तैयार थी न शुभम, पर घर वालों को उनकी शादी की जल्दी थी। देखते देखते रविवार भी आ गया। शाम को कृष्णकांत जी सुधा और शुभम के साथ देवदत्त जी के घर आए। उन्हें विनोद और इंदु से मिलकर काफी अच्छा लगा। भाई, हमें तो आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी हमारे संस्कार जिंदा हैं। अब आप लोग इतने अच्छे हैं तो बेटी तो अच्छी होगी ही। हाँ बहन जी, आप लोगों से मिलकर हमें भी बड़ी तसल्ली हुई कि हमारी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। बस एक बार शुभम और रिया आपस में बात कर ले और एक दूसरे को पसंद कर ले। शुभम बेटा, तुम्हें कुछ रिया से पूछना है तो पूछ सकते हो और बेझिझक होकर अपनी बात यहाँ सबके सामने रख सकते हो। दरअसल अंकल, मैं तो मम्मी पापा के दबाव में आकर जबरदस्ती यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। यस, सेम हियर। मुझे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं लगता शुभम मेरे टाइप का लड़का है। अरे बेटा, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी। यहां नहीं तो कहीं और करो, पर करनी तो पड़ेगी। पर हमारे विचार ही नहीं मिलेंगे तो एक साथ कैसे रहेंगे? शुभम बेटा, अभी ना तुम रिया से मिले ना तुमने उसे जाना। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे विचार नहीं मिलते? तो आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ सबके सामने ही रिया से कुछ पूछ लेता हूँ। रिया, तुम्हें घूमने कहाँ जाना पसंद है? मुझे तो बीच बहुत पसंद है। दोस्तों के साथ बीच पर घंटों मस्ती करना, समुद्र में नहाना, पार्टी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। मुझे हिल स्टेशन पसंद है। मुझे शांति से अकेले कुछ पल गुजारना पसंद है। पार्टी तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे बहुत बोरिंग लगती है। अब आप ही कहिए अंकल, हमारे विचार कहाँ मिलते हैं? हमारी तो एक मिनट भी नहीं पटेगी। तुमने जो भी सवाल पूछे उसका रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों को ही शादी करने का मन नहीं है। इस चीज में तो तुम्हारे विचार एक है ना, तो फिर आगे भी एक हो जाएंगे। और बेटा रिया, शादी हो जाने के बाद तुम दोनों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी छोटी कुछ भी प्रॉब्लम, तो हम संभाल लेंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे। हाँ शुभम बेटा, हम तुम्हारी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे हम सब हैं ना, इतने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, हम सब संभाल लेंगे। तुम दोनों शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, अगर आप लोग सब कुछ संभालने को तैयार हैं तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ, पर हमारी नहीं जमी तो आप लोगों को ही सुलझाना पड़ेगा सब। हाँ ठीक है, फिर एक बार शादी करके देख ही लेते हैं। अब घर वालों के इतना कहने पर और ये विश्वास दिलाने पर कि हर प्रॉब्लम घर वाले सॉल्व कर देंगे, शुभम और रिया ने घर वालों की खुशी के लिए शादी कर ली। रिया अब शुभम के घर आ गई थी। रिया एकदम मॉडर्न और खुले विचारों की थी। अगले दिन सुबह म्यूजिक की तेज आवाज से शुभम की आंख खुली। उसने देखा तो रिया म्यूजिक चलाकर वर्कआउट कर रही है। रिया, ये क्या तरीका है? सुबह के 7 बजे म्यूजिक बजाने का टाइम होता है क्या? ओह गॉड, शुभम सुबह नहीं हुई क्या तुम्हारी? वर्कआउट के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता और म्यूजिक तो मेरे वर्कआउट का हिस्सा है। बिना इसके मूड ही नहीं बनता। मूड नहीं बनता तो मैं क्या करूं? मैं सो रहा था, रात को देर से सोया हूं। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। सॉरी डियर, मैं अपनी फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। शादी हो गई तो क्या, अब फिगर की बैंड बजा दूं? मैं हर दिन ऐसे ही वर्कआउट करती हूँ और करती रहूंगी। तो मैं रोज तुम्हारे म्यूजिक से डिस्टर्ब होता रहूं? मेरे ही घर में मैं चैन से सो भी नहीं सकता क्या? हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। तुम्हें सोना है तो कान में रुई डाल लो या और कोई तरीका निकालो, पर मैं तो रोज म्यूजिक के साथ वर्कआउट करूंगी। इस बात पर दोनों की जबरदस्त बहस हो जाती है। शुभम गुस्से से अपनी माँ सुधा के पास जाता है। मम्मी, देखो ना इस रिया को, सुबह सुबह इतना लाउड म्यूजिक चलाकर एक्सरसाइज कर रही है। सोने नहीं दिया मुझे। कहती है मैं तो ऐसे ही करती हूं। अब क्या मैं रोज नींद खराब करूं? अच्छा, बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? आप समझ नहीं रही है मम्मी, पूरा घर हिल रहा था म्यूजिक से। बेटा, यही तो शादी है। अब 2 अलग अलग दुनिया के लोग
एक छत के नीचे आए हैं तो थोड़ी बहुत टक्कर तो होगी। तो क्या करूं? क्या ये सब जिंदगी भर झेलना होगा? बात करो उससे, समझाओ प्यार से। हर छोटी बहस पर घर वालों को बीच में लाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बढ़ेगी। ये तुम दोनों के बीच की बात है, सुलझाओ आपस में। शुभम गुस्से में वहां से चला गया। ऐसे ही रिया और शुभम के बीच में हमेशा तकरार होती रहती। एक दिन इसी तरह शुभम टीवी में एक शो देख रहा था। तभी रिया ने आकर कहा, शुभम, टीवी का रिमोट दो मुझे मूवी देखनी है। रिया, तुम्हें दिखाई तो देता है ना? शायद मैं अभी टीवी देख रहा हूं, मेरा फेवरेट शो आ रहा है। मेरा शो खत्म हो जाए फिर तुम मूवी देख लेना। मुझे मूवी अभी देखनी है। तुम्हारे शो के चक्कर में मेरी आधी मूवी निकल जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे रिमोट दो। नहीं दूंगा, क्या कर लोगी? तुम भी मेरे साथ साथ बैठकर ये शो देख लो ना। मुझे ऐसे वाहियात शो बिल्कुल पसंद नहीं। और सुनो मिस्टर, मेरे से पंगे मत लेना। अरे जाओ जाओ, अभी तो मैं ही टीवी देखूंगा। रिया गुस्से से वहां चली गई और रूम में जाकर अपने पापा को फोन लगाया। हाँ बेटा रिया, बोलो, कैसी हो? पापा, देखिए शुभम मुझसे किस तरीके से बात करता है। ये शुभम बहुत अड़ियल है। मैंने इससे कहा कि मुझे मूवी देखनी है, टीवी का रिमोट दो, तो इसने कहा नहीं देता, जो करना है कर लो, मैं अपना शो देखूंगा। पापा, आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी ऐसे नहीं कहा। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए रो रही हो? ये खट्टी मीठी नोक झोंक तो पति पत्नी के बीच लगी रहती है। पर पापा, आप लोगों ने ही कहा था ना कि कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो हमसे कहना, हम सॉल्व करेंगे। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये शुभम बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। अरे बेटा, कोई भी पति पत्नी एक जैसे नहीं होते हैं। बस एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए एक जैसे बन ही जाते हैं। छोटे छोटे झगड़े पति पत्नी को खुद ही सुलझाने चाहिए। इसमें किसी भी घर वालों का बोलना सही नहीं होता। ये क्या बात हुई पापा? अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं बस तुम्हें एक शादीशुदा जिंदगी की अच्छी सीख दे रहा हूं। अपने मसले खुद ही सुलझाओ। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं। बाय बेटा, टेक केयर। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। पापा, रिया पापा कहती रही पर फोन कट चुका था। रिया और शुभम की लड़ाई और प्रॉब्लम्स के बीच विनोद ने भी आने से मना कर दिया था। पर दोनों का एक साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों की पसंद नापसंद अलग थी। दोनों के रहने का तरीका अलग था। रिया, आज खाने में क्या बनाया है? जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना टेबल पर लगा दिया है, खुद से सर्व कर लो। आज खाने में नूडल्स बनाए हैं। नूडल्स? मुझे तो खाने में नूडल्स नहीं खाए जाते। मुझे तो रोटियां चाहिए। मुझे तो खाने में नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने नूडल्स बना दिए। मुझे तो रोटियां बिल्कुल पसंद नहीं। और मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें भी क्या आज खाने में नूडल्स ही खिलाया है? नहीं, मम्मी जी पापा जी एक पूजा में गए थे, वहीं से खा कर आए हैं। मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हम दोनों के लिए नूडल्स बना लिए। तुम्हें और कुछ खाना है तो तुम अपने लिए बना सकते हो। ऑफिस से थका हारा आकर खाना भी मैं ही बनाऊं? यार रिया, मैं तो तुमसे शादी करके फंस ही गया। हाँ तो किसने कहा था? मुझसे शादी करने के लिए मना कर देते। और ऑफिस का काम सिर्फ तुम ही नहीं करते हो शुभम, मैं भी करती हूँ। फर्क बस इतना है कि तुम ऑफिस जाकर करते हो और मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। और उसके बावजूद भी एक तो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए और ऊपर से तुम मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो। यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो मेरी देखभाल करे, मेरे पसंद का खाना बनाए, जो मेरे साथ वक्त बिताए। और एक तुम हो, बिल्कुल अपोजिट। हाँ तो तुम भी कोई मेरे टाइप की नहीं हो। अरे मैंने तो सोचा था मेरी जिससे शादी होगी वो बहुत मॉडर्न ख्यालों का होगा, उसे कुकिंग भी आती होगी। हम दोनों ऑफिस से आकर साथ मिलकर खाना बनाएंगे। मैं जा रहा हूं, तुम्हें खाओ तुम्हारे नूडल्स। नहीं, मेरा तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया, मुझे भी नहीं खाना। जिंदगी झंड हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। रिया गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और शुभम अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। मम्मी पापा, आप लोगों के कहने पर मैंने शादी करी है। आपने ही कहा था ना कि हम सब देख लेंगे। अब संभालते क्यों नहीं आफत की पुड़िया को? अरे किसे आफत की पुड़िया बोले जा रहे हो? और किसे? आपकी बहू रिया को।
जिस दिन से आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे देर रात नींद आती है, सुबह लेट तक सोता हूं, पर ये मैडम सुबह 7 बजे इतना लाउड म्यूजिक चलाती है कि मुझे उठना पड़ता है। खाने में इसे नूडल्स पसंद है और मुझे रोटियां। अरे हम दोनों तो साथ बैठकर टीवी तक नहीं देख सकते। अरे बेटा, ये सारी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर उसके लिए कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम दोनों अपने हिसाब से अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाओ। मतलब आप दोनों मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं निकालेंगे? अब बेटा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, और फिर इन सब पति पत्नी की पर्सनल बातों में हम बोलते अच्छे भी नहीं लगते। ठीक है, मैं समझ गया। आपका बेटा परेशान होता रहे पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं बोलूंगा, आगे से आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। शुभम गुस्से में सुधा और कृष्णकांत के रूम से बाहर आ गया। इधर रिया ने भी अपने घर फोन लगाया। हेलो मम्मी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझसे नहीं झेला जाता अब ये सब। अरे तू किस बारे में बात कर रही है? तेरी सास ने तुझे कुछ कहा क्या? ताने मारे क्या? अरे नहीं मम्मी, बाकी सब तो ठीक ही है, ये शुभम से मेरी नहीं पड़ती। अरे ये आदमी नहीं मम्मी, पूरा गोल गोल अंडा है। अरे तू भी रिया, क्या ये सब बोले जा रही है? हाँ मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। इसकी सोच मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। मम्मी आप ही कुछ करो ना, बात करो ना शुभम से, या फिर मुझे यहाँ से ले चलो ना घर। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है? मैं दामाद जी से ये सब कैसे कह सकती हूँ? ये तो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, इसको तुम दोनों को मिलकर ही सॉल्व करना होगा। और बेटियां ससुराल जाती हैं तो वहीं की हो जाती हैं। अब आना तो हंसते खेलते दामाद जी की परमिशन से आना। ओह गॉड मम्मी, पता नहीं आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं। ये शादी ना हुई कि कोई जेल हो गई। तुझे जो समझना है समझ, पर रहना तुझे उसी घर में है। मैं अच्छी तरह से समझ गई। आप लोगों ने पहले तो कह दिया था कि शादी कर ले, तुझे जो भी प्रॉब्लम होगी हम संभाल लेंगे, और अब मुझसे पल्ला झाड़ रहे हो। मुझे बात ही नहीं करनी आप लोगों से। अब रिया ने भी गुस्से में फोन काट दिया। रिया और शुभम दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स से परेशान हो चुके थे। एक दिन शुभम अपने रूम में बैठा बुक पढ़ रहा था, तभी रिया वहां आई और उसने कहा, देखा शुभम, हम इस बात पर भी बिल्कुल मैच नहीं करते। अरे तुम्हें बुक पढ़ना कितना पसंद है और मुझे ये बुक्स बिल्कुल बोरिंग लगती है। हाँ, बात तुम्हारी सही है रिया। हम दोनों बिल्कुल नॉर्थ और साउथ की तरह है, एकदम अपोजिट। हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। और देखो, हमारे पेरेंट्स भी अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा तो कहते हैं ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम दोनों आपस में मिलकर सॉल्व करो। सेम हियर, मेरे मम्मी पापा भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। अब हमारा साथ तो कोई देने वाला है नहीं, और हमारी एक दूसरे से जमती नहीं। हम साथ रह नहीं सकते। हाँ, और अगर हमने अलग होने की सोची तो हमारे घर वाले ही हमें जीने नहीं देंगे। मेरे मम्मी पापा तो मुझे मार ही डालेंगे लगता है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देखो शुभम, मुझे मुंबई में एक जॉब ऑफर हुई है। जॉब अच्छी है, वहां रहने के लिए भी कॉटेज दे रहे हैं, सैलरी भी काफी अच्छी है। मैं घर छोड़कर वहां चली जाती हूँ, और तुम पीछे से कह देना कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई। अरे पर इससे तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी रिया। अरे कुछ नहीं होगा। मेरे जाने के बाद अगर मेरे पीछे से कोई बात कहेंगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल भर में मैं मेरे मम्मी पापा को मना लूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम आराम से मुंबई जाकर जॉब करो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, और मैं भी यहाँ अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। हाँ, तो बस आज रात मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मैं अभी फ्लाइट की टिकट बुक कर देती हूँ। फिर क्या था, रिया ने फ्लाइट की टिकट बुक की और रात को चुपचाप अपना सामान लेकर घर से निकल गई। शुभम ने भी उसकी काफी मदद की। रिया के जाने के बाद सुबह शुभम जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय, मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई। रात को तो अच्छी खासी हमारी बातें हुई थी, वो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थी, लेकिन सुबह देखा तो मुझे छोड़कर भाग गई। अरे शुभम, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में रिया घर छोड़कर भाग गई? शुभम, तुमने इधर उधर ढूंढा ना, कहीं रिया बाथरूम में तो नहीं? अरे नहीं मम्मी, मैंने सब जगह देख लिया है, वो सच में छोड़कर भाग गई है। बस एक छोटा सा लेटर मिला है जिसमें लिखा है
शुभम, तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर लाइफ। हे भगवान, ये तो सच में भाग गई। हाँ मम्मी, सच में मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई। रिया के जाने के बाद शुभम ने रोते हुए इतनी अच्छी एक्टिंग की कि सब सच मान गए। रिया मुंबई पहुंच चुकी थी। उसने जॉब ज्वाइन कर ली और आराम से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगी। शुभम भी अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। रामपुर के एक छोटे गांव में सुशीला अपने परिवार के साथ रहती है। वो अपने घर के सभी सदस्यों को आपस में अच्छे से जोड़कर रखती है। वो लोग बहुत अच्छी और खुशी से रह रहे थे। तभी एक दिन उसकी बड़ी बहू और छोटी बहू किचन में जब काम कर रही थी। सोनी, तूने रोटी सब्जी बना ली हो तो मैं आज सबके लिए हलवा बनाना चाहती हूँ। दीदी, बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप हलवा बना लेना। ओहो सोनी, जल्दी हाथ चलाया करना। वैसे भी किचन इतना छोटा है कि एक साथ 2 लोग इसमें काम नहीं कर सकते। ऊपर से तू एक काम में 1 घंटों लगा देती। ऐसा होने लगा तो बना चुकी तुम आज का खाना। अभी तो इनके सामने रोटी बनाना शुरू किया था। खैर, जेठानी है तो अकड़ तो दिखाएंगी। कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा। जी जी दीदी, बस हो गया। हाँ लो दीदी, मेरा काम हो गया। आप अब अपना हलवा बना लो आराम से। अब पूरे मोहल्ले के लिए बना लो हाँ हलवा। विमला गर्मी में पसीने में भीगते हुए हलवा बनाती है और बाद में जिठानी और देवरानी मिलकर पूरे परिवार को खाना खिलाती है। लेकिन रात में विमला कमल से घर बदलने के लिए कहती है। सुनो ना, मुझे लगता है अब हम लोगों को ये घर बदल देना चाहिए और एक बड़ा घर लेकर उसमें रहना चाहिए। अब तो आप भी अच्छा कमा रहे हैं तो बड़े से घर में रहते हैं ना। क्यों भाई, अचानक तुमको क्या हो गया? इस घर में क्या दिक्कत है? और ऐसे घर लेना कोई खिलौने लेना जितना आसान नहीं है। आप लोग तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, हम लोग उस छोटे से किचन में कैसे काम करते हैं आपको क्या पता। अब तो बड़ा घर चाहिए ही, बहुत हो गया इस छोटे से घर में रहना। वैसे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और पैसे कहीं इन्वेस्ट करना भी ना ज़रूरी होता है। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब हम लोग नया घर ले सकते हैं। मैं कल ही माँ से बात करके देखता हूँ वो क्या कहती है। थैंक यू जी, ये हुई ना बात, अब हम अपने घर में रहेंगे। कमल अगले दिन सुशीला से बात करता है। अरे तू ये क्या कह रहा है? अभी क्या ज़रूरत है नया घर की? इस घर को क्या हुआ है भला? इस घर में तुम सबके बचपन की यादें हैं और तू चाहता है कि मैं इस घर को छोड़ दूँ? लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो। अरे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली। ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी, आपको रहना है इस घर में तो रहो, लेकिन ये तो नया घर लेंगे ही लेंगे। और अगर आप नहीं गए तो हम दोनों ही नए घर में चले जाएंगे। अब आप सोच लो क्या करना है। अरे बहू, इस उम्र में बेटे से अलग कहाँ रहेंगे हम? ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। हम सब तुम्हारे साथ नए घर में चलेंगे बस। ये हुई ना बात। कमल अच्छा घर देखने में लग जाता है और कुछ दिन बाद ही एक अच्छा बंगला खरीदकर फैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो जाता है। माँ जी, आपने देखा ये बंगला हमारे उस पुराने घर से कितना बड़ा है। अब हम सब इसमें मज़े से रहेंगे। अब मैं भी कह पाऊंगी कि ये मेरा अपना घर है। हाँ दीदी, इसका किचन भी ना बहुत बड़ा है। अब हम लोग एक साथ खाना बना पाएंगे। जगह ही जगह है यहाँ तो। एक साथ? अब तो तू खाना बनाएगी सोनी, क्योंकि मैं तेरी जेठानी हूँ और तेरे होते हुए मुझे काम करने की क्या ज़रूरत। अब तो तू ही पूरा काम देख किचन का। मैं तो अब अपने घर को सजाने में बिजी रहूँगी। लेकिन दीदी, मैं अकेले कैसे करूँगी? थोड़ी मदद आप भी करा देना। ओहो, देखो तो ज़रा, कल की आई देवरानी मुझे ऑर्डर दे रही है। भूल मत, तेरी जेठानी हूँ मैं। जो मैं कहूँगी अब इस घर में वही होगा, क्योंकि अब ये घर मेरा है। मेरा मतलब वो नहीं था दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अगर मैं गलत भी हूँ ना तो तुझसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं खुद इतनी काबिल हूँ। अब ना ज़्यादा बहस मत कर, खाना बना। सोनी समझती थी कि विमला मजाक कर रही है और उसको हाँ हाँ करते हुए किचन में जाकर काम करने लगती है। ये घर मेरे पति के पैसों से लिया गया है तो मैं क्यों काम करूं? मैं इस घर में अपने हिसाब से रहूंगी और इस घर में अब मेरी ही चलेगी और अब मैं सबको अपनी उंगली पे नचाऊंगी। तभी सुशीला बहुत सारे कपड़े लेकर सोनी के पास जाती है। बहू, ये लो मेरे कुछ कपड़े, इन्हें धो देना और अच्छे से धोना इस बार। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। बहू, सबसे पहले इन कपड़ों को ही धो वरना सूखेंगे नहीं।
जी माँ जी, बस जा ही रही हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी बस। सोनी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर धोने लगती है। इतने में वहां विमला आ जाती है और गुस्से में कहती है, सोनी है ये क्या कर रही है? जो काम मैंने तुझे कहा वो तुझसे हुआ नहीं और यहाँ टाइम पास कर रही है। मुझे पता था कि तू कामचोर है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे दीदी, माँ जी ने मुझसे कपड़े धोने को कहा तो मैं बस वही कर रही थी। ये भी तो काम ही है, इसमें टाइम पास कैसा? किसी न किसी को तो ये काम करना ही था तो मैंने कर दिया। हाँ, ये बड़ा मुझे बताने वाली, यह सबसे आसान काम है इसलिए तू ये कर रही है। दीदी इसमें क्या आसान है, कपड़े तो ऐसे ही धोए जाते हैं ना। हाँ तो तू कपड़े हाथ से धो ना। ये इतनी महंगी वॉशिंग मशीन है, तुझे चलानी भी आती है? खराब कर देगी तो कौन ठीक करवाएगा इसे? वैसे भी देवर जी तो इतना कमाते नहीं जो इसे ठीक करवा पाएंगे। अब देखते हैं कपड़े धोना कितना आसान है। मशीन में कपड़े धोने के लिए तू बाकी काम छोड़कर चली आई। अब तू इन कपड़ों को हाथ से धोएगी। लेकिन दीदी कपड़े बहुत ज़्यादा है, हाथ से धोने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर मैं आपका काम कैसे करूँगी? देखा, आ गई ना लाइन पे। हाँ, तुम मेरे काम की चिंता मत कर, वो भी तुझे ही करना है। पहले तू ये कपड़े धो ले जल्दी जल्दी, फिर आ जाइयो मेरे पास। हाथ जल्दी चला, जबान नहीं। विमला सोनी को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और सोनी समझ जाती है कि विमला को कमल के पैसों का घमंड हो गया है। वो रोते हुए चली जाती है और सारे कपड़े हाथ से धोती है। एक दिन मोनिका विमला से अपने एडमिशन की बात करने आती है। भाभी, मुझे नए कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। आप भैया से मेरे एडमिशन की बात कर लेना, वरना सीटें फुल हो जाएंगी। अरे मोनिका, तुम साइंस से एडमिशन लेकर क्या करोगी? तुम्हें ना आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कम पैसों में हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुमको शादी करके ससुराली तो जाना है ना, है? तो साइंस लेकर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताओ। रहने दो भाभी, मैं खुद भैया से बात कर लूँगी। मोनिका वहाँ से किचन में चली जाती है। बढ़िया आई साइंस में एडमिशन लेने वाली। मैं अपने पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अभी देखती हूँ मेरे होते हुए ये साइंस में एडमिशन लेती कैसे हैं। इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। मोनिका किचन में रोते हुए सारी बात सोनी को बताती है। फिर वो दोनों सुशीला के पास जाते हैं। अरे आज तुम दोनों ननद भाभी मिलकर मेरे पास आई हो, क्या बात है? सब ठीक है ना? मम्मी ये बता, क्या ये घर सिर्फ बड़ी भाभी का ही है? वो हर बात का फैसला क्यों करती हैं? नहीं मोनिका, ये घर हम सब का है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बात क्या है बताओ मुझे। माँ जी, मैंने आपको बताया नहीं, पर जब से विमला दीदी इस बंगले में आई है, हमेशा हर चीज़ में रोक टोक करती हैं और ऐसे दिखाती है जैसे हम सब उनकी कमाई खा रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मोनिका को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम लेने से मोनिका बस उनके पैसे बर्बाद कर रही है। हाय राम, ये तुम क्या कह रही हो बहू? विमला ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है और घर को चलाना अच्छे से जानती है। वैसे भी उसका पति ज़्यादा कमाता है तो वो थोड़ा हक जमाती है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोनिका या तुम्हारे बारे में गलत सोचती है। नहीं मम्मी, बड़ी भाभी घर को नहीं, हम सब पर हुक्म चलाना अच्छे से जानती है। आपने खुद देखा होगा कि इस घर में कोई भी फैसला होता है, चाहे घर से बाहर का या घर का, केवल बड़ी भाभी की ही बात मानी जाती है और किसी की नहीं। ऐसा क्यों है? क्या हमारी राय ज़रूरी नहीं है? माँ जी, मुझे लगता है कि विमला दीदी को पैसों का घमंड आ गया है और ये हमारे परिवार की एकता के लिए सही नहीं है। मैं छोटी बहू हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन घर के बड़े आप और बाबूजी हैं, तो घर पर आपका और बाबूजी का राज चलना चाहिए। अभी आप और बाबूजी घर के बड़े हो तो घर के फैसले आपको ही लेने चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, ये घर मेरा है और इस पर मेरा ही राज चलेगा और मेरे जीते जी मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो समय रहते मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करके जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी और विमला को उसकी गलती का एहसास भी करवा दूंगी। अगले दिन सुबह सोनी अपने मायके जाने के लिए सुशीला से कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए हैं, तो मेरा मन है कि मायके चली जाऊँ। वैसे भी यहाँ दीदी है घर संभालने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चली जाओ, इसमें इतना क्या सोचना, भला आराम से आना। हाँ बेटा। ये सब विमला भी सुन रही थी। वो भागते हुए सोनी के पास आती है। सोनी, तुम अपने मायके नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो इस घर का काम कौन करेगा?
और अभी कुछ दिन पहले भी तो तुम गई थी ना। ऐसे बार बार जाना थोड़ी ना अच्छा लगता है। अब तुम ससुराल वाली हो तो कुछ सोच समझ कर बोला करो। काम कौन करेगा? तुम करोगी विमला, और कौन करेगा? सोनी, तुम अपने मायके जा सकती हो, मेरी परमिशन है तुमको। और विमला, तुम कब से सबको बताने लगी कि कौन कब जाएगा कब नहीं? अरे माँ जी, आप ये ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्यों विमला? जब तुम अपने छोटों से चिल्लाकर बात करती हो तो मैं भी तुमसे वैसे ही बात करूंगी ना। और ये मेरा घर है, इस घर का हर फैसला मैं लूंगी, तुम नहीं, समझी? तुम अपना हुक्म चलाना बंद करो, अभी इस घर में मैं बड़ी हूं। विमला सुशीला से कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? पहले तो कभी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। लगता है ज़रूर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। दूसरी तरफ आज विमला की अकल ठिकाने आ गई होगी, बहुत हुक्म चलाती है। अब मैं बताती हूँ कि हुक्म कैसे चलाया जाता है। आई बड़ी हुक्म चलाने वाली। अगले दिन शाम को खाना खाते हुए रवि और कमल आपस में बात कर रहे थे। हाँ बोलो रवि, क्या पूछना था तुमको? भैया, एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ ना, इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? रवि, तुम थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, उसके बाद मुझे बताना, तब तक मैं भी पता कर लूँगा। अरे देवर जी, तुम बिंदास होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। मेरी दोस्त के पति ने भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी बात मानोगे ना तो पैसों में खेलोगे। सोच लो देवर जी। बहू, तुम चुप रहो, तुमको कुछ पता भी है? मैंने इस कंपनी के बारे में पता किया है, पिछले 5 साल से घाटे में जा रही है, और तुम रवि को उसमें इन्वेस्ट करवा कर उसका पैसा डुबाना चाहती हो? तुम कभी कुछ रिसर्च करती हो या बस जो मुंह में आए बोल देती हो? घर तक तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के मामले में टांग मत अड़ाना। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं उसका ज्ञान मत दिया करो। सॉरी बाबूजी, मुझे जो पता था मैंने बस वही बताया। और आप मुझसे ये कैसे बात कर रहे हैं? इससे पहले तो आपने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ और मैं ऐसे ही बात करूँगा, और तुम तो मुझे सिखाओ ही मत कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। ये घर मेरा है तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूँ। विमला को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सब उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन बाद दिन में सब खाने के लिए बैठे थे और सोनी मायके से वापस आ चुकी थी। वो सबको खाना परोसती है। सोनी, ये तुमने क्या बनाया है? तुमको पता नहीं कि आज के दिन दाल बनती है और तुमने इतनी मसालेदार सब्जी बनाई? तुम्हारा ध्यान ना काम में है ही नहीं, लगता है मायके छोड़कर आई हो। सोनी को सब्जी बनाने के लिए मैंने कहा था, और यह जरूरी नहीं कि खाने के दिन के हिसाब से मेनू बनाया जाए। जब मेरा जो मन होगा इस घर में अब वही बनेगा। पर माँ जी, ये तो मैंने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि किस दिन कौन सा खाना बनेगा। उससे ना आसानी हो जाती है काम करने में। तुम होती कौन हो ये तय करने वाली? बहुत दिन से देख रही हूँ, जब से तुम इस बंगले में आई हो सबको हुक्म देकर अपना राज चलाने लगी हो। तुम्हारे पति के पैसे से ये बंगला लिया गया है और वो इस घर में सबसे ज्यादा कमाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इस घर पर तुम्हारा राज चलेगा, समझी? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। अरे लेकिन माँ जी। कमल मेरा बेटा है। इसके पापा ने और मैंने मिलकर उसको इतना काबिल बनाया जहां पर आज वो है, समझी? और इस घर में सबको अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है और हर फैसले में सबकी राय ली जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे बाबूजी का ही रहेगा। ये सब सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुशीला से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आज मुझे समझ में आ गया कि आप और बाबूजी मुझसे पिछले कुछ दिनों से नाराज़ क्यों थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इस घर में हमेशा आपका और बाबूजी का फैसला ही माना जाएगा। देखो बहू, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन सिर्फ ये समझना कि तुम्हारे पति के पैसे से घर चल रहा है, ये सोचकर अपनी मनमानी करने लगना और छोटों की बेइज्जती करना तो गलत बात है। इसलिए आगे से कभी भी ऐसा मत करना। मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि घर में सबकी अपनी एक पहचान होती है। सिर्फ घर के एक सदस्य से परिवार नहीं बनता, बल्कि घर के सभी सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। मैं समझ गई माँ जी, आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगी और आप सबसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मोनिका और सोनी, तुम लोग भी मुझे माफ़ कर देना।
मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत गलत किया है। माँ, अब तो मैं साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकती हूँ ना? हाँ बेटा, तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले, कोई नहीं रोकेगा तुझे। जी माँ जी। और मोनिका, तुम साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती हो ना? मैं खुद तुम्हारा एडमिशन साइंस में करवाऊंगी। मेरी एक ही तो प्यारी ननद है, उसके मन की भी तो होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच भाभी। अब विमला अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है। ये देखकर सोनी और सुशीला बहुत खुश होते हैं और राम प्रसाद अब अपनी दोनों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है, उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो। क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए, मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी? सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो, सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है,
वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल। वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था। उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की। ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस में नहीं आया। बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें। लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ, ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे, कैसी बात कर रही हैं भाभी जी? हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से, या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है, और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है।